जी स्टूडेंट सेकंड सेशन के लिए आ जाए। जी स्टूडेंट सेकंड सेशन के लिए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी अच्छा, मैं डाटा सेट्स की बात कर रहा था। तो जहाँ पे डाटा सेट का नेम और आगे उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, तो एंड पे हर डाटा सेट के सैंपल इमेजेस आपने बता लगाने हैं, ताकि यूजर को पता चल जाए कि इस डाटा सेट में किस टाइप के इमेजेस हैं। तो थीसिस वन की तो प्रेजेंटेशन जो होगी, जिसको सिनॉप्सिस अप्रूवल कहा जाता है, वो एग्जैक्ट आप इसी तरह बनाएंगे। लेकिन जो थीसिस टू होगी वो भी एग्जैक्ट यही होगी। उसमें एक चेंज आ जाएगी। प्रपोज मेथोडोलॉजी की जगह हेडिंग आपकी हो जाएगी मेथोडोलॉजी, क्योंकि उसमें आपकी मेथोडोलॉजी एग्जैक्ट फाइनल हो चुकी होगी, तो एग्जैक्ट आपने वो बतानी है। और उसके बाद सेकंड जो एक इसके बाद जो सेकंड आप एक पॉइंट ऐड करेंगे, डाटा सेट परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स बता दिए, डाटा सेट्स की डिटेल बता दी और सैंपल इमेजेस। उसके बाद पहले डाटा सेट्स पे आपके क्या रिजल्ट्स आए, सेकंड डाटा सेट पे आपके क्या रिजल्ट आए, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यूएशन पैरामीटर्स ही होंगे। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स आपने बताने होंगे, पहले डाटा सेट पे रिजल्ट क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, एंड सो ऑन। हो सकता है आपने टॉपिक अप्रूवल में लेट से 6 डाटा सेट मेंशन किए हो, लेकिन जब आप थीसिस टू की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं डिफेंस की, तो वहां पे आपने 3 डाटा सेट यूज किया, तो वो वही 3 आएंगे। फिर उन्हीं के ऊपर आपने अपने जो रिसर्च टॉपिक है उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपने रिपोर्ट करने होंगे। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। तो जो थीसिस की प्रेजेंटेशन होगी, आप देखें, जब आपसे थीसिस वन के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें यही क्वेश्चन होते हैं। आपको थीसिस वन जब टॉपिक अप्रूव करते हैं, सिनॉप्सिस का टॉपिक अप्रूव करते हैं, तो आप किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, आपके जिस रिसर्च फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके डाटा सेट्स के नेम क्या है, उनकी डिटेल, आप अपने जो टॉपिक होगा उसकी परफॉर्मेंस को किन पैरामीटर्स की बेस पे मेजर करेंगे, और मेथडोलॉजी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये आपकी थीसिस वन की रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप ये चीजें, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, तो क्या वो यूजफुल होगी? नो जी सर। स्टूडेंट। नो सर। तो किसी का कोई क्वेश्चन? ये आपके पास थीसिस वन। अच्छा, अब इसमें एक चीज थी आउटलाइन की, जो सेकंड स्लाइड थी। तो आउटलाइन में पहली जो हेडिंग आपके पास होगी, उसकी हेडिंग का नेम क्या होगा, इंट्रोडक्शन। सेकंड हेडिंग होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो मेक श्योर करें जो आउटलाइन के अंदर आपने हेडिंग्स मेंशन की हैं, उनका सीक्वेंस उसी तरह हो जिस सीक्वेंस में आप ये स्लाइड्स प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उनकी हेडिंग भी एग्जैक्ट उसी तरह। आप रिलेटेड वर्क एक हेडिंग है, उसके अंदर आपने 4 से 7 पेपर्स मेंशन किए हैं, तो उसकी यहाँ पे आउटलाइन के अंदर हेडिंग का नेम आएगा रिलेटेड वर्क। जस्ट ये नहीं कि हर पेपर की कोई अलग हेडिंग आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आउटलाइन के अंदर, आउटलाइन के अंदर वो सारे पेपर्स ओवरऑल रिलेटेड वर्क की हेडिंग के नाम से आएंगे। क्लियर है ये बात सबको? तो जो थीसिस वन आप देंगे, सिनॉप्सिस वन जो आपके पास होगा, उसमें इन क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए। तो जो आप अपना प्रपोजल बनाएंगे, जिसको सिनॉप्सिस वन कहा जाता है, वो भी आपने एग्जैक्ट इसी तरह बनाना होगा। एक तो डिपार्टमेंट ने टेम्पलेट आपको दिया हुआ है, एग्जैक्ट वो टेम्पलेट फॉलो करना है और एग्जैक्ट इसी सीक्वेंस में बनाना है। ठीक है, वहां पे आउटलाइन के बजाय टेबल ऑफ कंटेंट्स का पेज आ जाएगा। ठीक है, बाकी
जो प्रपोजल होता है उसमें चीज बुलेट्स की फॉर्म में नहीं होती, उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में आपकी चीजें होंगी। क्लियर है ये बात, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अलावा? जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? जो रिसर्च प्रपोजल होगा उसका ऑर्डर यही होगा, लेकिन वो उसके अंदर जो डाटा होगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। जो प्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर डाटा आपका इसी सीक्वेंस में होगा, लेकिन वो बुलेट्स की फॉर्म में होगा, लिस्ट की फॉर्म में। तो प्रेजेंटेशन में आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा नहीं प्लेस करते। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि आप एक टेक्निकल टॉक, एक प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, और अगर आपने उसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है तो वो उसमें क्या चीज होनी चाहिए। तो इसी सीक्वेंस में आपने डाटा रिसर्च प्रपोजल के अंदर भी प्लेस करना है। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. तो एडिशनल चेंजेस फॉर फाइनल डिफेंस प्रेजेंटेशन, तो ये वो सारी यहाँ पे मेंशन है। ऑल द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल डिफेंस आर सेम एंड एडिशनली ऐड फॉलोइंग स्लाइड्स आफ्टर proposed methodology. मेक चेंजेस इन द proposed methodology इफ एनी। कोई मेथोडोलॉजी में जब थीसिस वन की आपने मेथोडोलॉजी डिफाइन की थी और उसके बाद थीसिस टू की जब मेथोडोलॉजी दे रहे हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ चुकी हैं तो वो सारी अपडेटेड होनी चाहिए। It may be possible that your research methodology may change after approval of your synopsis. ठीक है, और उसके बाद आपके पास है कि experimental results of your research topic, proposed methodology and its comparison with recent methods which are relevant to your research topic for each data set. तो ये सिनाप्सिस 2 की जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें ये एक्स्ट्रा चीजें आप प्लेस करेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और प्रेजेंटेशन कैसे थीसिस वन की या थीसिस टू की प्रिपेयर करेंगे, उसमें क्या डाटा होगा, किस सीक्वेंस में? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट? रिसर्च प्रपोजल में मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डाटा होगा। आपका एक रिसर्च पेपर, रिसर्च का जो प्रपोजल है ना, 15 to 25 पेजेस का होता है। तो आप अपने डिपार्टमेंट का फॉर्मेट देख लीजिएगा, वो मोर देन 10 पेजेस ही डिमांड करते हैं। तो एक रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल की एवरेज लेंथ जो है वो 15 पेजेस के राउंड अबाउट होती है। ठीक है, और जो आपका प्रेजेंटेशन की जो लेंथ होती है वो 15 to 25 स्लाइड्स होती है। 15 to 25 स्लाइड्स, मैक्सिमम 30 तक कुछ लोग ले जाते हैं, लेकिन उसमें डाटा सारा यही होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन Yes. है तो वो पूछ सकता है। सर अच्छा ये सिनॉप्सिस और जी, सिनॉप्सिस टू मतलब वन है उसके अंदर हमारे पास प्रपोजल आ जाएगा और टू के अंदर थीसिस वन आ जाएगा। 2 के अंदर आपकी ऐसे ही थीसिस है। का राइट अप, जो थीसिस 1 होती है ना, जो आपकी थर्ड सेमेस्टर में होती है, उसमें आप अपना टॉपिक अप्रूव करते हैं। आप अपना टाइटल सेलेक्ट करते हैं, आप किस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके डेटा सेट्स कौन से हैं, उसके पैरामीटर्स कौन से हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसमें प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, बेस पेपर क्या है। ये थीसिस 1 के अंदर ये चीजें प्रेजेंट करनी होती हैं। थीसिस 1 के अंदर आप अपना प्रपोजल देते हैं 15 पेजेस का राउंड अबाउट, और साथ प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, थीसिस 2 के ठीक। अंदर जो आप करते हैं ना, उसके अंदर आप अपने काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करके उसको राइट अप करते हैं, राइट अप करके उसके थीसिस की फॉर्म में राइट अप करते हैं। ये थीसिस 2 की रिक्वायरमेंट है। थीसिस 1 जब आप देते हैं ना, तो आपको आपकी पेपर का आपके पेपर का टाइटल, उसकी मेथोडोलॉजी, डेटा सेट्स के नेम, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के नेम, ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब थीसिस राइट अप करते हैं तो उसमें क्या डाटा होगा, क्वेश्चन जी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लियर है सबको? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? एक प्रपोजल राइट अप करना
या प्रेजेंटेशन राइट अप करना, इससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। यस सर। इसे जब आप राइट अप करेंगे तो उसमें चैप्टर्स के नेम्स वगैरह क्या होंगे? चैप्टर 1 जो होता है उसका नेम होता है इंट्रोडक्शन। थीसिस का जो चैप्टर 1 होगा उसका नेम क्या होगा? इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आप क्या बताते हैं? अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन। टॉपिक की जब इंट्रोडक्शन बताते हैं तो आपके टॉपिक में कब से काम स्टार्ट हुआ, किस ईयर से, और अभी तक लेटेस्ट क्या हो चुका है, ये 2 to 3 पेजेस में आप बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें हेडिंग आ गई इंट्रोडक्शन। सेकंड आपके पास आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी बुलेट्स बना रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिसर्च क्वेश्चन बी कहा जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पैरामीटर्स। नेम और डाटा सेट्स की डिटेल्स जो आपने यूज की विद सैंपल इमेजेस। ठीक है, जो अभी मैंने प्रेजेंटेशन के टाइम पे डिस्कस की है। और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ, और लास्ट आपके पास जो स्लाइड होती है वो थीसिस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। थीसिस ऑर्गेनाइजेशन में बताते हैं कि चैप्टर 2 में आप रिलेटेड वर्क बताएंगे, चैप्टर 3 आपका मेथोडोलॉजी का होगा, चैप्टर 4 आपका एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स का होगा, और चैप्टर 5 आपका कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क होगा। ये थीसिस ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग है। क्लियर है ये बात सबको? चैप्टर 1 जो होगा थीसिस का, उसका टाइटल क्या होगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीजें बतानी होंगी? आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन, किस ईयर से काम स्टार्ट हुआ और अब तक क्या हो चुका है, 2 to 3 पेजेस का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट की फॉर्म में, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पैरामीटर्स, डाटा सेट्स जो आपने यूज किए अपने एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए, उनकी डाटा सेट की डिटेल्स, एप्लीकेशंस आपकी, और थीसिस की ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर 1 की, ये आपके थीसिस का चैप्टर 1 होगा। इससे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और वो सारी चीज आएगी। क्लियर है ये बात? ये आपको जो टेम्पलेट डिपार्टमेंट देता है उसमें ये चीजें ऑलरेडी ऐड हुई होती हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, और उसके बाद आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक्नॉलेजमेंट, वो आपके डिपार्टमेंट के होते हैं, वही आपने यूज करने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन थीसिस के चैप्टर 1 से रेलिवेंट? क्लियर है सबको? जी स्टूडेंट, मैं पूछ रहा हूँ किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 2 जो आपके पास आएगा उसका नेम आप रखते हैं रिलेटेड वर्क। कुछ लोग उसको नेम दे देते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो चैप्टर 2 में जो आपका रिसर्च टॉपिक है
उससे रेलिवेंट एग्जिस्टिंग लोगों का काम आप डिस्कस करते हैं, उन टेक्निक्स को आप कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट सेक्शंस के अंदर। डेफिनेटली हर एक जो भी रिसर्च टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं, तो रिसर्च टॉपिक जब आता है तो उसमें एडवांसमेंट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज बनती जाती है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नेटवर्किंग का टॉपिक है तो नेटवर्किंग में आपके पास टेक्निक आई, वायरलेस के लिए आई और वायर्ड नेटवर्क के लिए आई। वायरलेस के अंदर फर्दर उसकी टाइप्स, वायर्ड के लिए फर्दर टाइप्स। तो जो टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे उसका टाइप वाइज आप लिटरेचर रिव्यू बताएंगे और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू मैंने क्या बताया था, ईयर वाइज। लेट्स से आपने 2010 से सिलेक्ट किया रिलेटेड वर्क राइट अप करना, तो 2010 के अंदर जो पेपर आए वो पहले आएंगे, फिर 2011 में, फिर 2012 में, 13 में एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात? जी, किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? चैप्टर 3 आपका पास मेथोडोलॉजी होगी, उसकी हेडिंग ही मेथोडोलॉजी होगी। तो इस चैप्टर 3 के अंदर आप अपने काम की मेथोडोलॉजी, जो ब्लॉक डायग्राम है, उसका स्टार्ट से लेकर एंड तक सारा प्रोसेस राइट अप कर देंगे। जो पेपर का मेथोडोलॉजी वाला सेक्शन था ना, ठीक है, वो आप चैप्टर 3 उसको बना देंगे। तो स्टार्ट इनपुट आने से लेकर आउटपुट आने तक के जो स्टेप्स होंगे आपके एल्गोरिदम के, वो सारे मेथोडोलॉजी में आ जाएंगे विद ब्लॉक डायग्राम। चैप्टर 4 आपका होगा रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस। तो चैप्टर 4 में आपके जो रिजल्ट्स आए डिफरेंट डाटा सेट्स के ऊपर, वो आपने बताने हैं। फिर उन रिजल्ट्स को नीचे डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब में क्या करेंगे? अच्छा, डिस्क्राइब में बताएंगे कि आपके मेथड की परफॉर्मेंस क्यों बेस्ट आई, किन पैरामीटर्स की वजह से बेस्ट आई। तो उनको डिस्कस करना होगा हर एक डाटा सेट्स के ऊपर जो रिजल्ट्स आए। अगर रिजल्ट्स बेस्ट आने के बजाय वर्स्ट आ रहे हैं उस डाटा सेट के ऊपर, तो उसका वर्स्ट आने का रीजन बताना होगा। फिर आपने अपने जो एल्गोरिदम है, जो मेथडोलॉजी है, उसके पैरामीटर्स, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स, कितने परसेंट इमेजेस लेट से ट्रेनिंग के लिए यूज किए, कितने टेस्टिंग के लिए यूज किए, तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स की डिटेल ये आपके चैप्टर 4 के अंदर आएगी। और चैप्टर 5 आपकी थीसिस का लास्ट चैप्टर होता है। इसमें आप कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क बताते हैं कि आपने ये थीसिस करके, ये मेथडोलॉजी करके क्या कंक्लूड किया। ये कंक्लूजन वाला काम एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होता है पेपर में जो कंक्लूजन वाला सेक्शन था, और इसमें फ्यूचर का क्या वर्क हो सकता है वो साथ इसके बताएंगे। तो नॉर्मली कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क वाला चैप्टर जो है थीसिस का, वो 1 to 2 पेजेस का होता है। तो नॉर्मली लोग लिस्ट की फॉर्म में बता देते हैं या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता देते हैं, डिपेंड करता है आपका इन दोनों में से। और उसके बाद आपके पास थीसिस के एंड पे रेफरेंसेस आते हैं, जो आपके पेपर के रेफरेंसेस होते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये आपका एक थीसिस राइट अप करने का स्टेप है। इससे पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, चैप्टर 1 से पहले जो आपका डिपार्टमेंट का वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, थीसिस का टाइटल शाइटल वो पेजेस तो आएंगे। लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ फिगर्स में क्या आएगा? फिगर के टाइटल, फिग 1 फिगर का टाइटल किस पेज पे फिगर है, फिग 2 फिग का टाइटल पेज नंबर। इसी तरह लिस्ट ऑफ टेबल्स में टेबल्स का टाइटल टेबल नंबर, ये सारी चीज आएगी। ठीक है, जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है सिमिलर टू दिस टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स होता है। और उसके बाद चैप्टर 1 से पहले, ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट का क्या फॉर्मेट है, एब्स्ट्रैक्ट आता है थीसिस का। ठीक है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के फॉर्मेट पे। तो डिपार्टमेंट का फॉर्मेट आपको खावर साहब हर सेमेस्टर में शेयर करते हैं जब आप थीसिस 3 में जाएंगे, तो एग्जैक्ट आपने वो फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक चीज रह जाती है, आप जो थीसिस राइट अप करेंगे उसका फोंट साइज, फोंट स्टाइल, लाइन स्पेसिंग, ये क्या हो, तो ये आपको डिपार्टमेंट का जो टेम्पलेट होगा एग्जैक्ट वो वाली आपने फॉलो करनी होगी। क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन?
जी स्टूडेंट, थीसिस राइट अप करना, पेपर राइट अप करना, सिनॉप्सिस का जो प्रपोजल हो गया उस और प्रेजेंटेशन होगी, इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन। क्लियर है बात सबको? जी स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन? तो यही था हमारा आज का लेक्चर, तो अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सेक्शन है आपका पेपर राइट अप वाला, और ये जो आज का हमने लेक्चर किया थीसिस राइट अप वाला, और जर्नल में पेपर किस तरह भेजते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसका मैं ओरल क्विज लूंगा। क्लियर है ये बात सबको? आज वाला लेक्चर ओके सर। पेपर राइट अप वाला कंप्लीट, और एक जर्नल कैसे सिलेक्ट करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी वाला जो पूरा लेक्चर था वो कंप्लीट। इन 3 सेक्शंस में से मैं आप लोगों का ओरल क्विज लूंगा 1 बाय 1, और ये क्विज का वेट 2 क्विज के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है बात सबको? यस सर। सर ये क्विज वाली बात रिपीट कर दीजिएगा काइंडली। नेक्स्ट लेक्चर में आज का जो हमारा टॉपिक था, ये जो हाउ टू प्रिपेयर टेक्निकल टॉक, ये वाला लेक्चर, जी एक सर। पेपर राइट अप का पूरा जो लेक्चर थे हमारे, कि एक पेपर राइट अप किस तरह करते हैं, उसके कौन से सेक्शंस हैं सारे पेपर राइट अप करने के, वो वाला। और थर्ड, आप पेपर सबमिट कराते हैं, जर्नल वेरीफाई करना, पेपर सबमिट करना, पेपर किन स्टेजेस से गुजरता है, वो वाला लेक्चर सारा। उससे मैं क्विज लूंगा, ओरल क्विज होगा 1 बाय 1। ठीक हो गया। जो और सर स्टूडेंट कोर्स एब्सेंट हमारा होगा किस तरह वो होगा? 0 मार्क होगा, याद रखिएगा। 2 क्विज के इक्विवेलेंट है ये कोर्स आपका। उसमें एमसीक्यूज आएंगे मिड में, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। ठीक, मतलब सर मिक्स अप होंगे दोनों चीजें। जी, एमसीक्यूज प्लस सही। शॉर्ट या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। और सर कोर्स ये जो आज वाला टॉपिक पढ़ा है या जो नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट भी क्लास इंक्लूड तक, होगा? नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि अभी आपका मिड 1 वीक डिले हो गया है। आज तक रखना है तो आज तक रख लें, आप लोगों की अपनी चॉइस है। जी क्लियर है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? यस सर। और मेक श्योर कर ले कि जो स्लेट सब एक्सेसिबल कर रहे हो, ये जो स्टूडेंट की लिस्ट मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर की है, मेक श्योर कर लें कि ये सब के सब स्लेट के ऊपर इनको मेरा कोर्स विजिबल है, वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। मैं डेली का रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मिड आपका ऑनलाइन होगा, तो अगर कोई मेरा कोर्स एक्सेस नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड नहीं है, अपनी ईमेल आईडी से एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो मिड नहीं दे सकेगा। तो उससे पहले किसी का इशू है तो वो बता दे मुझे, कल तक बता दे। सर इसमें जो मेल आ रही है वो यूनिवर्सिटी ने जो प्रोवाइड किया वो नहीं लिखी आ रही लिस्ट में, उसका कोई इशू तो नहीं है? लिस्ट पे को लिस्ट में जो मेरी मेल है नहीं 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 वो नहीं, वो जो लिस्ट आपकी और है। ये मैंने ठीक है। सिस पोर्टल की लिस्ट निकाली है। आप मेक श्योर कर लें कि आप मेरा कोर्स एक्सेस कर रहे हैं। स्लेट ठीक के है ऊपर सर। जाते हैं ना, तो वो वहां पे मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह एक्सेस कर रहे हैं। थैंक जी यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस मार्क कर दें सारे।